हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्ज़ाम हेल्पर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम अकबर से संबंधित टॉप 30 प्रश्न करने वाले हैं जो कि आपके हर परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो ऑल ओवर इंडिया में, हर एग्ज़ाम में जो पूछे जाने वाले बार बार जो रिपीटेड प्रश्न हैं हम इस वीडियो में करने वाले हैं। टॉप 30 प्रश्न ये होने वाले हैं। दोस्तों, चाहे आप एसएससी का एग्ज़ाम देते हो, रेलवे का, बैंक का, सभी एग्ज़ाम में ये महत्वपूर्ण होने वाला है। आप अगर फ्यूचर में कोई भी एग्ज़ाम देते हो, जैसे हाल ही में सीएचएसएल का, एमटीएस का, एसिक एमटीएस का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसमें आपको यहीं से हमारी वीडियो से ही क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा और ध्यान से देखिएगा। साथ ही साथ आपको बताऊंगा इसकी आपको फ्री पीडीएफ कहाँ मिलेगी विद आंसर। साथ ही साथ लास्ट में आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसी से रिलेटेड, जिनका जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से देना है, ठीक है। और जो सबसे अच्छा आंसर देगा उसको मैं पिन कर दूंगा, ठीक है, सबसे पहले जो आंसर देगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना देरी के अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है वो है कि अकबर का जन्म अमरकोट के राणा बीरसाल के महल में कब हुआ था। तो अकबर का जन्म जो है ये अमरकोट के राणा बीरसाल के महल में कब हुआ था। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। तो दोस्तों, आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 15 अक्टूबर 1542। तो 15 अक्टूबर 1542 को जो है अकबर का जन्म होता है। अब दोस्तों, अब देखिए मैंने क्या किया है, ये 30 क्वेश्चन ना होकर आपको 70 से 80 क्वेश्चन होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ही क्वेश्चन में मैंने आपको 2 से 3 क्वेश्चन बना के दिए हैं। जैसे कि आपसे ये भी पूछ सकता कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ था बताइए, प्लेस पूछ सकता है, तो अमरकोट में हुआ था। या पूछेगा अकबर का जन्म किस राजा के महल में है, तो राणा बीरसाल के महल में हुआ था। फिर एक यही हो गया कि कब हुआ था, तो 15 अक्टूबर 1942 को हुआ था, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन इस क्वेश्चन से बनते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं आपको करवाने वाला हूँ अगले क्वेश्चन। चलिए, सेकंड क्वेश्चन इज अकबर की माँ का क्या नाम था। तो दोस्तों, जो अकबर की माँ का नाम था वो क्या था। तो दोस्तों, अकबर की जो माँ का नाम था, 4 ऑप्शन है आपके पास है। तो सही आंसर हो जाएगा हमीदा बानो बेगम। क्या हो जाएगा, हमीदा बानो बेगम जो थी ये अकबर की माँ थी। यहाँ पर कुछ नोट लगा हुआ है दोस्तों, जैसे कि अकबर के पिता का नाम क्या था। तो अकबर के पिता का नाम जो था वो था नासिरुद्दीन हुमायूं, ठीक है। तो नासिरुद्दीन हुमायूं जो थे, या फिर हुमायूं भी कह लें अकेला, तो ये अकबर के पिता थे। अकबर के अन्य नाम की बात करें या फिर जो उनका पूरा नाम है अकबर का, ये तो अकबर है, पर इसका पूरा नाम पेपर में पूछा जाता है, बताइए अकबर का पूरा नाम क्या था। तो इनका था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। क्या था इनका पूरा नाम, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। जब पंजाब में कालानौर नामक स्थान पर अकबर का 14 फरवरी 1556, डेट याद रखिएगा, 14 फरवरी 1556 ईस्वी को राज्याभिषेक हुआ, तब अकबर के संरक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो अकबर के संरक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था जब उसका राज्याभिषेक हो रहा था 14 फरवरी 1556 को। तो इसके जो संरक्षक बने थे, कौन बने थे, 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। तो सही आंसर हो जाएगा बैरम खां। तो बैरम खां को जो है अकबर का संरक्षक बनाया गया था कब, 14 फरवरी 1556 को, जब इनका जो है राज्याभिषेक हुआ था। दोस्तों, यहाँ से आपसे ये भी पूछ सकता है कि बताइए अकबर का राज्याभिषेक किस जगह हुआ था। तो पंजाब में हुआ था, कालानौर नामक स्थान पर। कब हुआ था, 14 फरवरी 1556। संरक्षक कौन बने थे, तो बैरम खां, ठीक है। तो 3 से 4 क्वेश्चन इस क्वेश्चन में भी आपको मिल गए। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बैरम खां अकबर का जो संरक्षक था ये कब से कब तक था। तो अभी मैंने बताया कि 1556 में तो अकबर का जो संरक्षक था वो बैरम खां बना था, तो 1556 हमारा स्टार्ट होना चाहिए। तो ये 1556, ये 1500, ये तो गलती हो गया, ठीक है। तो 1556 से स्टार्ट होगा, कब तक जाएगा, 1560, ठीक है। तो अकबर जो बैरम खां था ये अकबर का संरक्षक सन 1556 से 1560 तक रहा था, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। अकबर ने सम्राट बनने के बाद बैरम खान को कौन सी उपाधि दी थी। तो दोस्तों, जब अकबर सम्राट बन गया था तो उसने बैरम खान जो था, उसका जो संरक्षक था, उसको कौन सी उपाधि दी थी। तो दोस्तों, 4 ऑप्शन आपके पास हैं, फरजंद की दी थी, या फिर खाने खाना की, या फिर जरी कलम की, या अमीर और अमीरा की। तो दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा कि अकबर ने जो बैरम खान था उसको खाने खाना की उपाधि दी थी। किसकी, खाने खाना की उपाधि, ठीक है। और संरक्षक कब बना था, 1556 से 1560 तक, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, पाटन नामक स्थान पर मक्का की यात्रा के दौरान बैरम खान को किसने मारा था। तो दोस्तों, जब जो बैरम खान था जो कि अकबर का संरक्षक था, वो मक्का की यात्रा पर जा रहा था, ठीक है। तो मक्का की यात्रा पर जा रहा था, तो बीच में एक जगह पड़ती है पाटन। जब आप मक्का जाते हैं, सऊदी अरब में जो है, ठीक है, जो कि मुस्लिमों का पवित्र स्थान माना जाता है, तो वहाँ पर जो जा रहा था, तो बीच में पाटन नामक एक जगह पड़ती है जहाँ पर इसकी जो है हत्या कर दी जाती है। तो इसकी जो हत्या है वो किसके द्वारा की जाती है, 4 ऑप्शन है। तो इसकी जो हत्या है वो मुबारक खां के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा, मुबारक खां के द्वारा जो है इसकी हत्या दोस्तों कर दी जाती है। चलिए, अगला है दोस्तों ये एक क्वेश्चन ना होकर कम से कम 8 से 9 क्वेश्चन ये अपने आप में, और दोस्तों इतना महत्वपूर्ण ये प्रश्न है कि आप सोच नहीं सकते। ये कम से कम
मैं नहीं मानता 500 से ज़्यादा बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन नहीं आता। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन बताने वाला हूँ। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को हुई थी, ये किसके बीच हुई थी? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई, सबसे पहले तो आपसे डेट पूछता, बताइए पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई? वैसे तो वो ज़्यादातर 1556 देता है, बट अब चेंज कर दिया उसने, डेट भी पूछता है। तो 5 नवंबर 1556 को जो है दूसरी लड़ाई हुई थी, किसके बीच हुई थी? तो ये हुई थी, 4 ऑप्शन आपके पास हैं, तो अकबर के बीच और हेमू के बीच। अकबर और हेमू के बीच ये लड़ाई हुई थी। हेमू जो था वो अफगान की सेना से लड़ रहा था और अकबर की तरफ से जो उसका संरक्षक था बैरम खां, ये लड़ा था, ठीक है। तो आपसे ये भी पूछा था, बताइए कि पानीपत की दूसरी लड़ाई जो हुई थी अकबर और हेमू के बीच, इसमें अकबर की तरफ से कौन लड़ा था? तो बैरम खां। या फिर पूछेगा हेमू कौन सी सेना से लड़ रहा था? तो अफगान की सेना से ये लड़ रहा था। अब देखिए पानीपत के जो युद्ध था, दोस्तों इतिहास में पानीपत की 3 लड़ाई हुई जो कि काफ़ी फेमस है। तो प्रथम जो युद्ध हुआ था इसका 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। ये जो सिक्वेंस है 1, 2, 3, ये पानीपत की तीनों लड़ाइयों का सिक्वेंस है, मैंने इस तरह से इसको सेट किया, ठीक है। तो पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, और जीता कौन था? बाबर। यहाँ पर जो ऑप्शन है मैंने पहला वाले जो हैं ये तीनों ही इसको जीते हैं, ठीक है, जो पहले लिखे हैं वो जीते हैं, ठीक है। तो पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर जीता, ठीक है। दूसरा 5 नवंबर 1556 को हुआ जिसमें अकबर जीता था, ठीक है, अकबर जीता था, और किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच हुआ था। तीसरा जो युद्ध हुआ था वो 14 जनवरी 1761, ध्यान रखना 1761 में हुआ था, 14 जनवरी को। तो ये हुआ था अहमद शाह अब्दाली जो कि अफगान सेना से लड़ रहा था, और मराठा जिसकी तरफ से सदाशिव राव भाऊ जो है लड़ रहे थे। तो इसमें कौन जीता था? तो अहमद शाह अब्दाली इसमें जीते थे। तो ये पानीपत की तीनों लड़ाई बता दी, डेट बता दी, किस किस के बीच हुआ था, किस किस सेना से लड़े थे, सब मैंने आपको इस क्वेश्चन में बता दिया। दोस्तों ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो इसी के नाम पर एक चैनल को, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और बैरम खां के बीच हुई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हल्दी घाटी का। ये भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसके बिना भी एग्जाम बनाना मुश्किल होता है एग्जामिनर के लिए, ठीक है। तो ये आना ही आना है। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को किसके बीच लड़ा गया? सबसे पहले तो आपसे यही पूछता है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो 18 जून 1576, या अकेला 1576 भी आ सकता है, ठीक है, बट अब वो डेट सहित पूछता है। तो हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को लड़ा गया, किसके बीच लड़ा गया? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया। किसके बीच? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। अकबर की तरफ से जो लड़े थे वो लड़े थे मानसिंह। मानसिंह कौन थे? ये अकबर के कौन थे? सेनापति थे, ध्यान रखना। अकबर की तरफ से मानसिंह लड़े थे, और जो महाराणा प्रताप थे ये मेवाड़ के शासक थे उस समय, ठीक है। तो हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। और ये आपके तीनों लड़ाई हैं पानीपत की, पहली लड़ाई, दूसरी लड़ाई, ये तीसरी लड़ाई, ठीक है। कौन जीता? बाबर, अकबर, अहमद शाह अब्दाली, ठीक है। चलिए अगला है 9th प्रश्न है, अकबर ने खानदेश को कब जीता था? तो दोस्तों अकबर ने जो खानदेश है इसको जीता था 1591। कब जीता था? 1591 में। चलिए अगला है, अकबर ने सम्राट की उपाधि कब ग्रहण की थी? तो दोस्तों जो अकबर था इसने जो सम्राट की उपाधि ग्रहण की थी तो ये की थी दक्षिण युद्ध के बाद। जब ये दक्षिण का युद्ध जीत गया था तो अकबर ने सम्राट की उपाधि ग्रहण की थी, जो कि इस समाधि इसने ग्रहण की थी वो की थी 1601 ईस्वी में असीरगढ़ के युद्ध में, ठीक है। तो दक्षिण युद्ध के बाद इसने समाधि ग्रहण की, किसकी? सम्राट की उपाधि। और असीरगढ़ का जो युद्ध हुआ था 1601 में, उसमें इसने उपाधि जो है सम्राट की ग्रहण की, ठीक है। तो दोनों चीज़ याद रखना, दक्षिण युद्ध में कौन सा युद्ध? असीरगढ़ का युद्ध कब हुआ? 1601 में, ठीक है। चलिए अगला है, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया? यानी कि कौन सा राजपूत वंश ऐसा था जिसने अकबर के सामने घुटने नहीं टेके थे? तो 4 ऑप्शन है, तो सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश जो वंश था इसने अकबर के सामने घुटने नहीं टेके थे। अगला प्रश्न है, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर के द्वारा किस स्मारक का निर्माण कराया गया था? किसके उपलक्ष्य में? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। तो दोस्तों 4 ऑप्शन है, बड़ा इमामबाड़ा, बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद और सिद्दी वसीर। तो दोस्तों आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बुलंद दरवाजा। तो अकबर ने जो है किस इसका स्मारक का निर्माण करवाया था? तो बुलंद दरवाजे का। आपसे पूछा था कि बताइए अकबर ने जो बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था ये किस विजय के उपलक्ष्य में? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब बात करें बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है, तो यह फतेहपुर सीकरी में स्थित है, जो कि आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। चलिए अगला है, अकबर ने काबुल को किसके अधीन किया था? तो दोस्तों जो अकबर था इसने काबुल को किसको सौंप दिया था या किसके अधीन किया था? तो 4 ऑप्शन है उसमें। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वस्तुनिसा बेगम के अधीन किया था अकबर ने काबुल को। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन
अकबर द्वारा स्वयं मारा गया था, यानी अकबर ने खुद उसकी हत्या की थी। यानी उसने किसी से नहीं मरवाया, अकबर ने खुद गया, तलवार निकाली और सीधे मार दिया। तो अकबर के द्वारा स्वयं मारा गया था, वो कौन था? तो दोस्तों वो था आपका कौन? अदम खां। अदम खां को अकबर के द्वारा स्वयं जो है मारा गया था। चलिए अगला है, अकबर की सैन्य प्रणाली आधारित थी। तो दोस्तों अकबर जब था तो उसके समय एक सैन्य प्रणाली चलती, जैसे हमारे समय में आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, तो उसके समय जो सैन्य प्रणाली थी ये किस पर आधारित थी? तो आपसे ये पूछा था, जमींदारी थी, मनसबदारी, सामंतवादी या आईने दहसाला? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, अकबर की जो सैन्य प्रणाली है ये मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी। मनसबदारी की बात करें तो अकबर की सैन्य प्रणाली में एक पद होता था जिसे हम मनसब कहते थे, जैसे हमारे में सूबेदार वगैरह होते, तो इस तरीके से एक मनसब पद होता था, उसे मनसब कहते थे। और जो इस पद को ग्रहण करते थे उन्हें कहते थे मनसबदार। ठीक है, मनसबदार। ठीक है, और ये पूरी प्रथा क्या कहलाती थी? मनसबदारी। ठीक है, तो इस चीज़ से आपको ध्यान रखना है। चलिए, अकबर के शासनकाल में दक्षिण का निम्नलिखित में से कौन सा प्रांत मुगल राज्य का हिस्सा नहीं था? जब अकबर का शासन चल रहा था पूरे भारत में, तो दक्षिण में एक ऐसी जगह थी जहाँ पर अकबर शासन नहीं कर पाया था, यानी अकबर का वो हिस्सा नहीं था। कौन सा था वो? तो ये था गोलकोंडा, जो कि हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। कहाँ स्थित है? तेलंगाना में, हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा था गोलकोंडा का किला कहाँ स्थित है, तो हैदराबाद तेलंगाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अकबर के द्वारा लागू की गई मनसबदारी प्रणाली, अभी मैंने बताया क्या थी ये, तो ये एक प्रकार की सैन्य प्रणाली थी। ठीक है, सैन्य प्रणाली थी। और ये प्रणाली किस देश में प्रचलित प्रणाली से उधार ली गई थी? तो दोस्तों जो मनसबदारी प्रणाली है ये मंगोलिया से उधार ली गई थी। किससे? मंगोलिया से उधार ली गई थी। और दोस्तों आपको बता दूं, जो मनसबदारी प्रथा जो थी ये सबसे पहले भारत में अकबर के द्वारा ही स्टार्ट की गई थी। ध्यान रखिएगा, आपसे पूछ सकता है कि बताइए मनसबदारी प्रणाली जो थी इसकी शुरुआत भारत में किसके द्वारा की गई? अकबर के द्वारा। कहाँ से उधार ली? मंगोलिया से ली। ठीक है, चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने दास प्रथा और तीर्थ यात्रा जो कर होता था इसको समाप्त किया था? तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं अकबर के बारे में, तो ऑब्वियस सी बात है, अकबर ने जो है दास प्रथा जो थी और जो तीर्थ यात्रा कर था उसको समाप्त किया था। ध्यान रखना, दास प्रथा और तीर्थ यात्रा कर, तो ये अकबर ने किया था। कब किया था? आपसे डेट पूछ सकता है, तो 1562 में ये दोनों चीज़ें उसके द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर ने कब जजिया कर जो है वो समाप्त किया था? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, सबसे पहले दास प्रथा अंत किया उसने 1562 में। ठीक है, और हिंदू पर जो धार्मिक तीर्थ यात्रा करते थे उसको माफ किया। साथ ही साथ जो जजिया कर था, ठीक है, जो कि एक कर था टाइप का, ठीक है, धर्म से रिलेटेड था ये, तो इसको समाप्त कब किया था? तो इसको किया था इसने 1564 में, इसके ठीक 2 साल बाद। ठीक है, 2 साल बाद इसके जजिया कर उसने समाप्त कर दिया था। चलिए अगला है, अकबर के समय, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अकबर के समय भूमि राजस्व प्रणाली की एक प्रसिद्ध नीति जिसे हम आईने दहसाला या दहसाला बंदोबस्त के नाम से जानते हैं, ये किसके द्वारा बनाई गई थी? तो अकबर के समय एक भूमि राजस्व प्रणाली, यानी कि भूमि का रखरखाव करना, उसके लिए पैसा वगैरह इकट्ठा करना, ठीक है, तो भूमि के राजस्व से संबंधित एक प्रसिद्ध नीति थी आईने, जिसे हम आईने दहसाला या दहसाला बंदोबस्त, ये किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो 4 ऑप्शन है, तो सही आंसर हो जाएगा राजा टोडरमल के द्वारा। तो राजा टोडरमल जो थे इनके द्वारा जो है आईने दहसाला कह लो या दहसाला बंदोबस्त, कुल मिला के दहसाला होना चाहिए उस ऑप्शन में। ठीक है, तो ये जो पद्धति थी ये राजा टोडरमल के द्वारा लागू की गई, जो कि एक भूमि राजस्व प्रणाली थी। और जो राजा टोडरमल थे ये कौन थे? तो ये भू राजस्व मंत्री थे। कौन थे? भू राजस्व मंत्री थे, साथ ही साथ वित्त मंत्री भी ये थे। ठीक है, तो ध्यान रखना, आपसे पूछा जाता बताइए राजा टोडरमल कौन थे? तो ये भू राजस्व मंत्री थे। या पूछा जाएगा आईने दहसाला या दहसाला बंदोबस्त किसने स्टार्ट किया? तो राजा टोडरमल ने। किसके समय किया? तो अकबर के समय किया। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। चलिए अगला है, दीने इलाही की स्थापना अकबर के द्वारा कब की गई थी? तो दोस्तों दीने इलाही एक प्रकार का जो धर्म था इस एक टाइप से, तो इसकी जो स्थापना है दीने इलाही की, ये स्टार्ट किया था अकबर के द्वारा 1582। कब किया था? 1582 में अकबर के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था। और इस धर्म को, दीने इलाही धर्म को अपनाने वाला एकमात्र हिंदू राजा, आपसे पूछा था बताइए एकमात्र हिंदू राजा कौन था? तो वो था बीरबल। ठीक है, बीरबल था, जिसके बचपन का नाम क्या था आपको मालूम होगा? महिषदास। ठीक है, महिषदास, बहुत ही चतुर था, बहुत ही ज़्यादा विद्वान था। ठीक है, चलिए अगला है, दीने इलाही स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू राजा कौन था? तो अभी मैंने बताया था जस्ट कि दीन इलाही कब स्टार्ट किया गया? 1582 में। और एकमात्र अंतिम हिंदू राजा कौन था? राजा बीरबल थे, जिनके बचपन का जो नाम था वो था राजा महिषदास। ठीक है, ये बहुत ही विद्वान थे, आपने अकबर बीरबल की कहानी पढ़ी होंगी। ठीक है, चलिए अगला है कि राजा टोडरमल, अभी मैंने बताया भू राजस्व मंत्री थे। राजा मानसिंह कौन थे? तो ये सेनापति थे,
जैसा कि मैं आपको बताया था, ठीक है। जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था उसमें यही लड़े थे अकबर की तरफ से। तानसेन कौन थे, तो ये अकबर के कौन थे, संगीतज्ञ थे। कौन थे, संगीतज्ञ। तो और ये चारों जो ऑप्शन लिखे ना ये अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे। क्या थे, 9 रत्नों में। 4 तो ये हो गए, 5 के बारे में अभी डिस्कस करेंगे अपन। चलिए, तो ये आ गया। लीजिए अकबर के नवरत्न भी हमको यहाँ पर देखने को मिल गए। मैंने आपके लिए सारा इकट्ठा कर लिया, ठीक है। ये यहाँ से एक क्वेश्चन डेफिनेटली बनता ही बनता है एग्जाम में। सबसे पहले अबुल फजल, तो ये कौन थे, तो ये एक लेखक थे। इन्होंने आईने अकबरी लिखा था और अकबरनामा ग्रंथ की रचना की थी। तो आपसे पूछा जाता है कि बताइए आईने अकबरी और अकबरनामा की रचना किसने की थी, अबुल फजल ने की थी। या आपसे पूछेगा अकबर के नवरत्न में अबुल फजल कौन थे, तो लेखक थे। एवं इन्होंने जो पंचतंत्र है, जो कि विष्णु शर्मा की बुक थी पंचतंत्र, इसका फारसी में अनुवाद किया था, ठीक है। चलिए, अगला है फैजी। फैजी कौन थे, तो ये अकबर के नवरत्न में शामिल थे। ये एक प्रकार के गणितज्ञ थे, ठीक है, जिन्होंने जो लीलावती जो ग्रंथ था ना इसका फारसी में अनुवाद किया था। लीलावती जो ग्रंथ है ये हिंदुओं का ग्रंथ है जो कि गणित से संबंधित है, ठीक है। चलिए, अगले थे तानसेन। तो तानसेन अभी मैंने बताया था संगीतज्ञ थे बहुत बड़े, ठीक है, अकबर के नवरत्न में शामिल थे। तानसेन की नगरी किसे कहा जाता है, तो ग्वालियर मध्य प्रदेश को कहा जाता है, ठीक है, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। तो तानसेन की नगरी ग्वालियर मध्य प्रदेश को कहा जाता है। और मियाँ की मल्हार और दीपक राग के फेमस संगीतज्ञ थे, ठीक है। तो मियाँ की मल्हार और दीपक राग के फेमस संगीतज्ञ थे ये। और इनके बचपन का नाम अक्सर पेपर में पूछा जाता है, तो वो था रामतनु पांडे या तन्ना मिश्र। क्या हो जाएगा, रामतनु पांडे या तन्ना मिश्र। चलिए, नेक्स्ट है बीरबल। कौन थे, तो अभी मैंने बताया कि अकबर के विशेष सलाहकार थे। ये बहुत बुद्धिमान हिंदू राजा थे और इनके बचपन का नाम आपसे अक्सर पूछा जाता है, बताइए बीरबल के बचपन का नाम क्या था, तो महेशदास था, ठीक है। चलिए, राजा टोडरमल कौन थे, तो अभी मैंने बताया था भू राजस्व और वित्त मंत्री थे। मानसिंह अभी बताया अकबर के सेनापति थे और ये जयपुर के आमेर के राजा भारमल के पुत्र थे, ठीक है। तो आपसे ये पूछा जाता, बताइए कि अकबर के सेनापति जो थे मानसिंह, ये जो है कहाँ से बिलोंग करते थे, तो ये जयपुर के आमेर के जो राजा थे भारमल, इनके पुत्र थे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला है अब्दुल रहीम खान खाना कौन थे, तो ये भी एक कवि थे जिन्होंने बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था। बाबरनामा जो बाबर की पुस्तक है जिसे बाबर ने खुद लिखा था, तो इसका जो फारसी में अनुवाद किया था ये अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था, जो कि एक प्रकार के कवि थे, ठीक है। तो ये भी अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे। अगला है हकीम हुक्काम। हकीम हुक्काम कौन थे, तो हकीम हुक्काम यानी कि ये अकबर के निजी चिकित्सक थे। हकीम का मतलब होता है वैद्य या चिकित्सक, तो ये अकबर के निजी चिकित्सक थे। मुल्ला दो प्याजा, तो ये कौन थे, तो ये बात को काटने के लिए प्रसिद्ध थे, ठीक है, अमात्य थे अकबर के। तो ये 2 प्याज खाते थे इनके, इसलिए इनका नाम अकबर मुल्ला दो प्याजा कर दिया गया, ठीक है। चलिए, अगला है दोस्तों फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना, जो कि 1575 में स्थापित हुआ था। एक टाइप का पूजा हॉल था। तो ये क्या था, ठीक है, इसमें मतलब क्या चीज़ें की जाती थी, ठीक है। तो फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना 1575 में स्थापित पूजा हॉल क्या था, तो 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, ठीक है। तो सही आंसर होगा कि यह एक इमारत थी जिसमें अकबर विभिन्न धर्मों के जो विद्वान लोग होते थे उनके साथ चर्चा करते थे, ठीक है। तो सभी धर्मों के लोग इकट्ठा करते थे विद्वान को, और अकबर उनसे सलाह मशवरा लेते थे, ठीक है। चलिए, अगला है आईने अकबरी और अकबरनामा की रचना किसने की, तो अभी मैंने बताया था कि अबुल फजल जो थे ये अकबर के समय के नवरत्न थे, लेखक थे, जिसने आईने अकबरी जो कि अकबर के ऊपर लिखी गई, साथ ही साथ अकबरनामा इसकी रचना की थी, ठीक है। चलिए, अगला है अकबर द्वारा निर्मित सबसे अच्छी इमारतें कहाँ पाई जाती हैं, तो अकबर के द्वारा जो सबसे बेहतरीन डिज़ाइन वगैरह या इमारतें वगैरह बनाई हुई थी वो कहाँ पाई जाती हैं, तो ये पाई जाती हैं फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी अभी मैंने बताया कहाँ है, तो आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है, जिसमें आपका बुलंद दरवाजा हो गया या फिर जामा मस्जिद हो गई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें है ना। और अभी अपने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि इबादत खाना, तो ये भी वही है, ठीक है। तो इतनी सारी इमारतें जो वहीं पे बनी थी फतेहपुर सीकरी में। चलिए, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा मुगल काल की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी, तो जो मुगल काल की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी वो थी माहम अनगा। कौन थी, माहम अनगा। चलिए, अगला है दोस्तों वीडियो अगर हेल्पफुल लग रहा हो तो वीडियो को अभी लाइक कर देना और चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल का बटन जरूर दबा देना, ठीक है। अगला है किस चिश्ती संत की दरगाह पर अकबर जो है वो अधिक जाया करते थे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो कौन से चिश्ती संत थे जिसकी दरगाह पर जो अकबर है वो बहुत ज़्यादा जाया करते थे, तो वो थे मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह थी इस पर अकबर हमेशा जाया करते थे, या इन्हें शेख सलीम चिश्ती भी बोला था, ठीक है। शेख सलीम चिश्ती की समाधि कहाँ स्थित है, तो ये भारत के आगरा जिले में नगर से 35 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी, तो मैंने बताया था ना फतेहपुर सीकरी में जनाना रोजा के निकट दक्षिण में बुलंद दरवाजे की ओर मुख किए हुए, ठीक है, जामी मस्जिद के भीतर ये स्थित है, ठीक है। चलिए, अगला है अकबर ने राजपूतों के किस घर से सबसे पहले वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, तो अकबर ने सबसे पहले जो वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे वो कचवाहों के साथ किए थे। किसके साथ, कचवाहों के साथ, ठीक है। चलिए, अगला है
किस सिख गुरु ने अकबर को 500 बीघा जमीन दी थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि बताइए किस सिख गुरु ने अकबर को 500 बीघा जमीन दी थी? 4 ऑप्शन है। सही आंसर आपको हो जाएगा रामदास। तो रामदास के द्वारा अकबर को 500 बीघा जमीन दी गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा या सी शासक अकबर के समकालीन थे, यानी कि अकबर के समय के थे। अकबर जब था तो उस समय वो भी थे, तो कौन थे? तो सही आंसर हो गया रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती जो थी ये मांडू की रानी थी, ठीक है। बाज बहादुर इनके जो पति थे, ठीक है। तो ये अकबर के समकालीन थी। चलिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ एडिशनल प्रश्न भी मैंने ले लिए। 3 प्रश्न और हैं जो कि मुझे लग रहा था कि इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैंने ले लिए। तो 3 प्रश्न और देख लेते हैं। एक मिनट का और सवाल है, ठीक है। और अभी बताऊंगा कि पीडीएफ कहाँ मिलेगी और 2 क्वेश्चन आपसे करने वाला हूँ, ठीक है। चलिए, अकबर को किसने जिल्ले इलाही, आपने नाम सुना होगा जिल्ले इलाही, और फर-ए-इज़्दी, फर-ए-इज़्दी का मतलब होता है ईश्वर से निकलने वाली रोशनी। तो ये अकबर को किसने कहा था? यानी कि अकबर को उपाधि दी गई थी जिल्ले इलाही और फर-ए-इज़्दी की। तो ये अकबर के जो है अबुल फजल के द्वारा कहा गया था अकबर को। अफजुल फजल ने बोला था कि अकबर जिल्ले इलाही है, फर-ए-इज़्दी है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर के दरबार में अबुत्समद, दसवंत और बसावन। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कि बताइए अकबर के दरबार में जो अबुत्समद थे, दसवंत थे, ये जो बसावन थे, ये कौन थे? गणितज्ञ थे, मूर्तिकार थे, कवि थे, चित्रकार थे। तो कौन थे ये? तो दोस्तों ये जो थे, ये अकबर के समय के कौन थे? चित्रकार थे, बहुत फेमस। आपसे पूछा जाएगा बताइए अकबर के समय के चित्रकार कौन थे? अबुत्समद, दसवंत या और बसावन, तीनों ये चित्रकार थे। चलिए, अगला है दोस्तों, लास्ट में हमने जन्म से शुरू किया, चलो इनको मकबरा बनवा देते हैं हम, ठीक है। तो अकबर का जो मकबरा है ये कहाँ स्थित है? तो सबको मालूम होना चाहिए, ये सिकंदरा में स्थित है, जो कि आगरा के निकट स्थित है, ठीक है। आगरा के पास स्थित है सिकंदरा, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे जो 33 प्रश्न थे वो कंप्लीट होते हैं। अब हम बताता हूँ आपको। सबसे पहले चलिए 2 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। वो ये है कि बताइए अकबर का पूरा नाम क्या था? अकबर का पूरा नाम, ठीक है, पूरा नाम बताइए। साथ साथ अगला बताइए कि जो अकबर ने बैरम खान को कौन सी उपाधि दी? अकबर ने बैरम खां को उपाधि जो दी थी वो कौन सी दी थी, ठीक है। बैरम खां उपाधि कौन सी दी थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये बताइए क्वेश्चन, ठीक है। और ये सारी चीज़ें कर देना, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर वगैरह। अच्छा लगा वो वीडियो तो। और पीडीएफ के लिए चलिए मैं बता देता हूँ कहाँ पर आपको मिलने वाली है, ठीक है। चलिए, तो देखिए पीडीएफ के बारे में बताते हैं। तो पीडीएफ देखिए, ये इसकी आंसर शीट है पूरी। ये आपको स्लाइड्स मिल जाएंगी और ये आंसर शीट मिल जाएगी पूरी, ठीक है। तो इसके लिए सिंपली आपको ज्वाइन करना है टेलीग्राम फॉर पीडीएफ के लिए, द एग्जाम हेल्पर। और नीचे लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, या डायरेक्ट जाके आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो ये आप नाम आ जाएगा, ठीक है। तो जाइए और इसको अवेल कर लिए। और वीडियो चला, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा दीजिएगा। इसी तरह की और वीडियो मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। चलिए।